नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं आरज़ू काज़मी जी। आपका स्वागत है आरज़ू जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो बात फिर से करेंगे पाकिस्तान के बारे में ही। और अभी तक हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो लगता है कि जुडिशरी की भी क्राइसिस शुरू हो गई। इसकी क्या वजूहात है? सर हमेशा से था पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट कही जाती है उसमें ये सभी शामिल हैं, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे एजेंसीज हों। तो ये सब मिलकर ही काम करते हैं या काम बिगाड़ते हैं और उसके बाद ही जो है वो आप देखते हैं कि जो कुछ भी सिचुएशन बनती है। कल मेरे ख्याल है आपने पता नहीं देखा या नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की असेंबली के अंदर बात की है और उनका यही कहना था कि इमरान खान के ऊपर जो है वो 30 साल से काम हो रहा था और उसमें ये सब लोग इन्वॉल्व थे। ये सब जजेस इन्वॉल्व थे, ये आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे और उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट निकल कर आई कि जिसके बाद आज पाकिस्तान की ये हालत है। तो उसमें जब हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ आर्मी ही नहीं होता उसका मतलब, उसमें ये सब लोग आ जाते हैं, एजेंसीज भी आ जाती हैं, अदालतें भी आ जाती हैं और जजेस और ये सभी लोग शामिल होते हैं। जी, तो ये जो अभी चल रहा है थोड़ा-सा बताएँ हमको, थोड़ा-सा खुलासा करें क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। एक तरफ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर्स को हम्म। लेके कुछ झगड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ कोई इमरान खान की रिव्यू पिटीशंस हैं, उसको लेके चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं जिसकी वज़ह से इतना हंगामा चल रहा है? सर बहुत ज़्यादा केसेज़ हैं इमरान खान के ऊपर, एक के बाद एक केसेज़ होते चले जा रहे हैं और उसमें से वो खैर ज़मानत भी लेते चले जा रहे हैं, वो भी उनको मुसलसल मिल रही हैं। लेकिन बहुत से केसेज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर कोर्ट्स ने खुद ही सो मोटो नोटिस ले लिया और इसके ऊपर कई लोगों को एतराज़ था कि ये अदालतें जो हैं वो बगैर सोचे-समझे जो है इस किस्म के एक्शंस ले रही हैं, तो उनकी जो पावर है उसको थोड़ा-सा कम किया जाए, थोड़ी-सी चीज़ें चेंज की जाएँ, तो उसके लिए असेंबली में बिल पेश किया गया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अकेले सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते, उसके लिए पूरा बेंच बैठेगा 3-4 जजेस का और उसके बाद ही फैसला होगा। जो लोग मतलब ज़्यादा लोग जो जिस तरफ होंगे, तो फिर ही ये बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि एक अकेले चीफ जस्टिस जो हैं, वही आएँ और वो डिसाइड कर लें कि क्या करना है। अब ये बिल पास हो गया, बड़ी स्पीड में पास हो गया है। और अब ये हुआ है कि जो चीफ जस्टिस हैं, उनके जो पावर्स थी वो कम कर दी गई हैं। अब वो अकेले सुमोटो नहीं ले सकते, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल लग ये रहा है कि जो नए चीफ जस्टिस आएँगे, वो जस्टिस कायज़ ईसा जो हैं उनका आने का चांस है। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के लिए कहा जा रहा है कि क्या उनके आने से पहले ही सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि उनसे बहुत घबराहट है। इमरान खान बार-बार इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि इनके आने से पहले यानी कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के आने से पहले जो है वो इलेक्शंस हो जाएँ, तो बेहतर है क्योंकि उनके लिए यही कहा जाता है कि वो उन सबके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को पसंद ना आए। तो ये इस तरह की कुछ गड़बड़ चल रही है। अभी इन्होंने चीफ जस्टिस के जो पावर थी वो तो कम कर दी है, जो कुछ वो डिसाइड कर सकते थे या वो अनाउंस कर सकते हैं या जो कुछ वो उनके अपने अख्तियार में था वो तो कम कर दिया है। लेकिन एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है और उनको नहीं देखा जा रहा, सिर्फ इमरान खान के केसेस उठाते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पर। तो जस्टिस फैज़ ईसा क्या है? इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, पॉलिटिशियंस की नहीं सुनते? उनके उनसे क्या तकलीफ़ है? या आज के एस्टेब्लिशमेंट को भी तकलीफ़ है और इमरान खान को भी तकलीफ़ है? लग ये रहा है कि वो कुछ बेहतर किस्म के जज आएँगे में मतलब चीफ जस्टिस बन के आने वाले हैं और वो अगर कोई फैसला करेंगे तो वो मेरिट पे करेंगे। अभी तक जो बात की जा रही है इन लोगों की नहीं चलेगी, इसीलिए ये उनसे बहुत घबरा भी रहे हैं। उनके ऊपर तरह-तरह के केसेस भी डाले गए थे, खैर उसमें से तो वो निकल आए। तो यही बात की जा रही है। फिर साथ इमरान खान का जैसे आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक केसेस होते हैं, फिर उनको कहा जाता है, उनके वारंट निकलते हैं, फिर वो अरेस्ट नहीं होते, वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और बाहर गाड़ी में बैठे रहते हैं नवाबों की तरह और कहा ये जाता है कि जी अदालत आए और जजेस आए और उनका गाड़ी के अंदर ही उनसे सुन ले जो भी उनसे पूछना है।
तो ये चीज तो इससे पहले कभी किसी को भी नहीं मिली, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, सभी अदालत में हाजिर होते रहे। लेकिन इमरान खान के साथ ये खास एक तरह का लग रहा है रवैया है। फिर वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कभी वो कहते हैं मुझे मारने के लिए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं इस तरह की कि उनकी जान खतरे में। तो जान तो यहाँ सभी की खतरे में है, किसकी नहीं है। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स और कई लोगों की जानें जाती रही है, इमरान खान कोई अलग नहीं है। मगर अदालत के टाइम पे अगर नवाज शरीफ आ सकते हैं, जरदारी साहब आ सकते हैं, बाकी लोग आ सकते हैं, तो सब यही कहते हैं फिर इमरान खान क्यों नहीं। पीछे एक कहानी और चली, इमरान खान जब इस्लामाबाद आए थे, आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं, कि उनके घर में सुना गया है कि जी तकरीबन 75 करोड़ की चोरी हो गई है। और वो कितने बेसमेंट में की? उन्होंने वो 75 करोड़ रुपीज, डॉलर या रुपीज रुपीज। अच्छा अब रुपीस? ये तो कम है, ये कोई ज्यादा नहीं। डॉलर होते तो बात अलग थी। तो वो फिर भी सर इतने पैसे घर में थे और वो कहाँ चले गए, उन्होंने खैर पुलिस वालों पे नाम लगा रहे, लेकिन कोई एफआईआर वगैरह नहीं काटी गई है। उसकी रीजन भी ये बताई जा रही है कि इलेक्शंस के लिए टिकट खरीदने के लिए इमरान खान की पार्टी का कई लोगों ने पेमेंट की थी जो वहां रखी हुई थी। अब ये कहाँ तक सही है वो भी नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये बात काफी चल रही है। और इस पे काफी कहा जा रहा है कि इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि घर में तो सिर्फ बुशरा बीबी थी और कुछ नौकर थे, तो पता नहीं अब मिली भगत ना, और हो सकता है बुशरा बीवी ने तो नहीं गायब करा दिया? ऐसे ही लग रहा है खान साहब ने शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दिए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा इधर बेसमेंट में, घर के लोगों को भी पता होगा ना कि बेसमेंट में कोई पैसा रखा हुआ है, तो हो सकता है इस तरह का कोई काम हुआ हो। लेकिन इस तरह की कई न्यूज जो है ना वो चलती जा रही है और अभी तक उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया। ये जरूर है कि केपीके के लिए कहा गया है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। अब हो सकता है सारे पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अभी सिर्फ केपीके के लिए कहा गया है। 8 अक्टूबर डेट भी दे दी है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इलेक्शंस तो ड्यू हैं अक्टूबर में, नेशनल असेंबली के। हाँ, लेकिन उसका अभी अनाउंस नहीं किया, उसकी अभी डेट भी नहीं दी है। डेट अभी सिर्फ केपीके के लिए दी है कि 8 को होंगे, तो अब क्या करने लगे पता नहीं। एक मैं और चीज़ समझना चाहता हूँ कि क्या इस्लामाबाद जो है हम्म, वो पंजाब में आता है या कि वो अलग से हम्म, टेरिटरी है? क्योंकि दो हाई कोर्ट पंजाब में देखता हूँ मैं, एक लाहौर का, एक इस्लामाबाद का। तो कभी तो इमरान खान साहब जो है वो लाहौर चले जाते हैं, कभी इस्लामाबाद आ जाते हैं। इनका जो जुरिस्डिक्शन है, जो जिसको क्षेत्राधिकार बोलते हैं हिंदी में, हम्म। तो इनका कैसे जुरिस्डिक्शन तय होता है? नहीं सर, वो अलग है। लाहौर हाई कोर्ट अलग है, वो पंजाब में है। इस्लामाबाद पंजाब में नहीं आता। ओके। इस्लामाबाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है और ये अलग है। इसका किसी भी सूबे के साथ कोई, या किसी इसकी भी इसकी प्रोविंस के साथ कैपिटल कुछ नहीं। टेरिटरी अलग है, जैसे अलग है दिल्ली, बिल्कुल। जैसे दिल्ली की कैपिटल टेरिटरी अलग है, नेशनल जी, कैपिटल टेरिटरी ऑफ जी, दिल्ली है। बिल्कुल ऐसा ही ओके। है। तो ये बिल्कुल रावलपिंडी अलग किस है। में आता है फिर? रावलपिंडी पंजाब में आ जाता है। वैसे तो इसको कहते हैं कि जी ये ट्विन सिटी कहलाते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। लेकिन रावलपिंडी में जो है वो पंजाब की तरफ से जो कुछ होता है वो रावलपिंडी में वो भी उसी को माना जाता है। लेकिन इस्लामाबाद वाले नहीं, हमारी अपनी दुनिया है हम किसी के अंडर नहीं है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। और पंजाब की कैपिटल लाहौर है? जी। ओके। तो हाँ, यही मैं देखता था ना कि वो बार बार हम्म। जो वो जुरिस्डिक्शनल इश्यूज के बारे में भी बात होती थी, लाहौर और इस्लामाबाद की, तो वो मैं समझना चाहता था। तो आपको थैंक यू, आपने ये हमें क्लैरिटी दी। अ, और जो दूसरे जो दीगर इश्यूज जो चल रहे थे और जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी, क्योंकि हम लोग लगभग 3 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, तो मुझे तो अभी तक आईएमएफ से भी कोई क्लैरिटी आती हुई नहीं दिखी। आप बताएं ज़रा, हमें अपडेट करें। जी सर, आईएमएफ की तरफ से अभी फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इनकी बातचीत चल रही है और बाकी जो यानी बाकी कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, उनसे भी अब बात हो रही है। तो अभी तक किसी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ चाइना की तरफ से कुछ मिल गया है। और चाइना ने जो कहा है कि जी सी पैक का सेकंड फेज स्टार्ट करने का, वो ये इन्होंने वो उनसे बात करके और कुछ फंड ले लिए। लेकिन आईएमएफ की जो शर्तें हैं, खासतौर पे आर्मी को लेकर, कि जी उनके फंड्स कम हो, आर्मी को छोटा करें और ये वो, तो उसके ऊपर इनकी दायरे गाड़ी रुक गई है और अब ये कोशिश कर रहे हैं
बात करने की, उनको मनाने की, क्योंकि इन्होंने बीच में कहा था कि जी हम 50 रुपीज़ फ्यूल में कम कर देंगे और कई तरह की चीज़ें, वो फैसला इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि IMF वालों ने कहा कि जी आपने किससे पूछ के अनाउंस कर दिया कि आप पेट्रोल में जो है वो 50 रुपीज़ कम ले रहे हैं, और इसी किस्म की जो चीज़ें इन्होंने अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, वो उनको वापस लेनी पड़ी हैं। उन्होंने 2 दिन के बाद ही यू टर्न मार लिया और कहा कि हम तो मज़ाक कर रहे थे, वो वाली बात हो गई है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये अभी नहीं कर पाएँगे, लेकिन बहरहाल IMF से ये बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत में ये कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक बात होती है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन IMF इनको पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने कहा है कि पहले जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे लेकर आओ, और उधर से भी चिट्टा जवाब है, वो कुछ नहीं बता रहे, ना सऊदी अरब कुछ कह रहा है, ना UAE अभी तक कुछ उसने दिया है। तो ये इधर तो मामला थोड़ा-सा गड़बड़ है। मगर साथ ही चाइना से कुछ मिल गया है, तो इस वजह से थोड़ा-सा इनको जो है वो रिलीफ है, और ये IMF से बात करने के लिए इनके पास टाइम हो गया कि ये थोड़ा-सा इनको स्पेस मिली है कि अब जो है ना उसको मना सकें IMF को, उसके बगैर भी गुज़ारा नहीं है ना इनका। आपको याद है जब IMF का बात हुई थी और इस तरह की वो लोग चले गए थे और कुछ हुँ, बगैर कुछ किए हुए, तो एकदम से जो पाकिस्तानी रुपी था वो गिर गया था बुरी तरह से, हुँ, और फिर उसके बाद फिर कुछ और मेजर्स लिए थे तो फिर इम्प्रूव भी हो गया था, हुँ, और मेरे ख़्याल से 200 280 हुँ। ट 3 पे था। 283 तक गिरा था जी, और फिर इम्प्रूव होके 266 हाँ, तक चला गया था। जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वापस 283 पर आ गया है। तो सर इसकी ये क्या तो होता वजूहत है? सर इसकी वही है, मार्केट में जब डॉलर कम हो जाता है तो फिर ये उस पे चला जाता है, फिर कहीं से डॉलर आ जाते हैं, तो फिर अभी जैसे चाइना ने दे दिए इनको, तो एक बार फिर इम्प्रूव कर गया, और जब चाइना जो है जब किसी और कंट्री से इनको मिल जाएंगे तो फिर डॉलर इम्प्रूव कर जाएगा। अभी तो फिलहाल ये इसी तरीके से चलेंगे। बाकी फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी कंट्री से मिल जाए, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें, कंट्री में तो सब कुछ चल रहा है सर, फ्यूल भी है, खाने पीने की चीजें, हाँ आटे वगैरह का इशू जरूर है, और जो लोअर क्लास है वो जरूर परेशान है, उसके पास चीजें नहीं है, और आगे जब ये लोड शेडिंग शुरू करेंगे, गर्मियां आएंगी, तब ये किस तरह से मैनेज करेंगे, वो जरूर एक सवालिया निशान है कि क्या करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि इन्होंने आटे वगैरह के लिए भी ये कर रहे हैं कि कुछ लोगों को आटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसपे रोज मारकाट होती है और एक हंगामा रहता है, कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं इनके फ्री के आटे के चक्कर में। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल और दूसरी चीजें उन घरों में पहुंचा सकते हैं, तो आटा क्यों नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए भी लोगों के घर में पहुंचा दें। लेकिन अभी फिलहाल यही चल रहा है कि लोगों को लाइन में लग के ले रहे हैं। मगर फंड्स के लिए ये यही है कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मिल जाए। जी। और सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत बिगड़ती ही चली जा रही है, उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये जो फ़ौज की बात बताई, पहले तो मैं ये पूछूँगा, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन की बात बाद में करेंगे, कि ये जो IMF ने जो कंडीशंस फ़ौज के मुतालिक लगाई हैं, इस पर पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी कि लगाई हैं या नहीं लगाई हैं, या कि अफ़वाह है। अब क्या ये क्लैरिटी आ गई है कि हाँ, उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं फ़ौज के मुतालिक, और ये कहा है कि इस पर खर्चा कम किया जाए, फ़ौज का साइज़ घटाया जाए, वग़ैरह, वग़ैरह। उसके अलावा और भी अफ़वाहें फैलती रहती हैं कि उनके जो है वो आपके इशाक़दार साहब ने कह दिया था कि साहब हम अपनी मिसाइल्स और एटम बॉम्ब जो हैं हुँ। उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है? बिल्कुल सर है, अभी तक यही बात चल रही है, और ये न्यूज़ निकलती है और उसके बाद ये खैर इनकार कर देते हैं, लेकिन इनके इनकार करने से क्या होता है? फिर चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं? फिर IMF से फंड क्यों नहीं आ रहे अगर ये सब बातें नहीं है? बिल्कुल IMF की तरफ से कहा गया है कि जी आप फ़ौज का को ज़रा मतलब उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम करें, फ़ौज को कम करें, उनके खर्चे कम करें, और खर्चे कम करने पे तो खैर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से खर्चे कम करें। लेकिन अभी न्यूक्लियर के लिए भी उन्होंने कहा है कि कोई मिसाइल्स बताएँ कि जी ये वाले जो हैं वो आप नहीं बनाएँगे। तो तो सर अपने आप ही लोगों की तरफ से भेज देना मिसाइल, वो हम कोई मतलब पैदल कोई आदमी रवाना कर देंगे, उधर मार के आ जाएगा, ऐसी क्या बात है? तो वो हाँ, वो तो आते आते रहते हैं ना। एक-एक पाव भर के तो हैं।
सर पापा भर के सर, इतनी टेंशन खामा खाई गवर्नमेंट ले रही है। और फिर हमारे लोग तो जाते ही रहते हैं, आपको पता ही हो, कश्मीर साइड से कभी कोई निकल गया, कभी कोई उधर से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, और ऐलान भी करते रहते हैं कि हम चले जाएंगे। एक जमाने में आपको याद है इमरान खान ने कहा था कि कोई ना जाए, और सबको रोकने के लिए कहा था। इमरान खान की एक उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रैली की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कश्मीर में खड़े होकर कि नहीं नहीं, कोई उधर से क्रॉस ना करे। तो सबने सुन लिया होगा यकीनन इमरान खान को। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट खामखा इतनी टेंशन ले रही है। अगर उन्होंने कोई तरह के मिसाइल्स बना किए हैं कि जी इतनी रेंज वाले आप नहीं बना सकते, तो इतनी रेंज तक तो हमारे लोग वैसे ही पहुंच जाते हैं। तो फिर ये कि उसके लिए तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। मगर बहरहाल ये भी कहा गया है, न्यूक्लियर के ऊपर भी बात की गई है, और कहा है कि जी ये वाले मिसाइल्स ना बनाए। अब इस अगर ऐसा नहीं था तो इसहाक डार साहब को क्या जरूरत थी कि वो सेनेट में खड़े होकर इतना रोना रोते कि जी हम तो सुनेंगे नहीं और हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। मतलब हमें हर कोई डिक्टेशन दे सकता है, हमारी सब वो हालत है कि हमें कोई आता जाता, कोई भी, हमें अथोपिया वाले भी जो है ना, मुझे लगता है कि किसी वक्त वो भी हमें डिक्टेशन दे देंगे। तो उस पर ये कहना है कि हमें तो कोई डिक्टेशन ही नहीं दे सकता। उसके बाद एक इससे हटके मैं अगर एक बात कहूँ कि एक न्यूज और यहाँ पे बड़े जोरों शोर से जो चल रही है, वो ये कि हमारे एक जर्नलिस्ट है शाहिद मित्तल, तो उन्होंने वो कहीं मिले किसी इवेंट में बाजवा साहब से। वो बाजवा साहब अच्छा। से बातें करने लगे। अब जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, हम लोगों को बड़ी बीमारी होती है, हम बातें करते जाते हैं और पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं। तो उन्होंने काफी सारी चीजें पूछ ली। बाजवा साहब भी मतलब बड़े शौकीन है इंटरव्यूज देने के, वो वैसे भी जर्नलिस्ट को बुलाते रहते हैं। तो एक दो इंटरव्यूज पहले भी दे चुके हैं जावेद चौधरी और कई लोगों को। तो उन्होंने भी अपना वो चुगल में बताते गए, हालांकि वैसे तो सारे आर्मी चीफ हमारे बाहर भाग जाते हैं, यहाँ कोई रहता नहीं, ये बेचारे वाहिद है जो आते जाते रहते हैं। तो अभी भी इनका कुछ पैसा यहाँ रह गया होगा शायद, तो वही लेने आते होंगे। तो इन्होंने बातें की, उसने जो पूछा इन्होंने बताया। तो अब उसके बाद ये हुआ कि वो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने जाके वीलॉग बना दिया। उन्होंने कहा कि जी मेरी बाजवा साहब से मुलाकात हुई, जो मुलाकात जो थी वो इंटरव्यू में बदल गई। और उसके बाद उन्होंने जो बाजवा साहब ने कहा था पॉलिटिशियंस के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, कहा कि जी मैंने उनको बड़ा इंसल्ट की, बड़ा डांटा डपटा के जब उन्होंने अपने बेटे को वहां पे पंजाब में चीफ मिनिस्टर लगा दिया था, तो कहते हैं कि उनको असर ही नहीं हुआ। कई तरह की उन्होंने बातें की। तो उसके बाद उन्होंने एक वीलॉग बनाया, फिर दूसरा बनाया, एक हंगामा हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो बाजवा साहब ने तो सारी इनसाइड स्टोरीज जैसे होती है ना इन्वॉल्वमेंट आर्मी की, वो बता दी उनको। तो पॉलिटिक्स में यानी जो इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी आर्मी की, तो उसके ऊपर सुना है कि बाजवा साहब के पास किसी को भेजा गया आर्मी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि थोड़ा सा आप मतलब ब्रेक लगाएं और इंटरव्यूज वगैरह ना दें, और अगर आपने ऐसा किया तो हम आपकी जो फैसिलिटीज हैं रिटायरमेंट के बाद वो भी वापस ले लेंगे। आपकी जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी सील हो जाएंगे, आपके प्लॉट भी कैंसिल हो जाएंगे, ये वो। तो मतलब उनको काफी वो जैसे कहते हैं ना डराया धमकाया। तो जाहिर है वो पैसे से बड़ी क्या चीज है, उन्होंने 6 साल में जो बनाया है, तो वो चले जाएंगे तो इतना आसान तो नहीं है। तो उन्होंने पहला यू टर्न मारा बाजवा साहब ने, उन्होंने कहा मैंने इनको इंटरव्यू को ही नहीं दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। और फिर उन्होंने अपने एक दो और जर्नलिस्ट जो हमारे हैं उनको बुला के या उनको फोन करके कहा कि भाई तुम लोग कहो कि मैं तो इंटरव्यू को ही नहीं दिया। तो वो कामरान शाहिद और एक दो और हमारे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी बाजवा साहब से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि जी मेरी तो बात ही कोई नहीं हुई, मैंने तो इंटरव्यू कोई नहीं दिया। और इत्तेफाक से दो तीन जिन्होंने लगाया ये ट्विटर पे, वो एक ही जैसे वर्ड्स थे, जैसे व्हाट्सएप नहीं जाता कॉपी पेस्ट हाँ वाला, हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ उस हाँ। किस्म का कुछ सीन लग रहा था। तो और उसके बाद बाजा साहब ने कहा जो कि वो वो जो पीआर एजेंसीज करती है ना इस तरह से, तब वो जी एक जैसा सब जगह आ जाता है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि जी मतलब बड़े जो जर्नलिस्ट हमारे यहाँ कहलाते हैं, तो उनसे कहलवाया। उसके बाद बाजवा साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो जी केस कर दूंगा इस जर्नलिस्ट के ऊपर जिसने ये कहा है कि मेरा इंटरव्यू लिया। हालांकि उस बेचारे ने ये कहा कि जो मुलाकात थी वो इंटरव्यू में बदल गई, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैंने इंटरव्यू लिया है। उसने कहा कि वो वहां थे तो वो सवाल करते गए और वो जवाब देते रहे, तो उन्होंने कहा वो इंटरव्यू में बदल गया। उन्होंने कहा कि इसको मैं ना सू कर दूंगा और इसको तो मैं केस कर दूंगा इसके ऊपर और ये वो। अब हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि शायद वो भी डर गए होंगे उनके बीच में। उन्होंने कहा था कि जी 3 या 4 पार्ट्स और हैं उस इंटरव्यू के जो मैं वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन बहरहाल कल उन्होंने एक थर्ड पार्ट जो है वो रिलीज कर दिया। मुझे नहीं पता कि अब बाजवा साहब क्या कर रहे होंगे, किधर होंगे, और इन जर्नलिस्ट के साथ क्या होने वाला है। मगर ये कि बहरहाल एक ये चीज यहाँ पर आजकल चल रही है। और उस थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड में भी वो जो उन्होंने बातचीत की है वही बातचीत उनकी जो है
वो चलती जा रही है कि उन्होंने अपनी वही बताने जो इन्वॉल्वमेंट आर्मी की रही है या किसी पॉलिटिशियन के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो वो इस किस्म की बातें जो हैं वो करे। वैसे तो उनको आर्मी की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई जो भी रिटायर होता है आर्मी चीफ वो बाहर चला जाता है अपना खा पी के, तुम भी निकलो। तो लेकिन ये कि बाजवा साहब को कोई लग रहा है मुझे मीडिया वगैरह का शौक है, तो मैं सोच रही थी मैं भी ट्राई मार लूं, उनको कहूँ सर एक बार आ जाइए 5 मिनट के लिए। मेरे पास 5 मिनट भी बहुत हो गए, 5 मिनट के में जो कुछ बोलेंगे। तो ये किस लेकिन में ये छपा है? किस किस सर ये वी लॉग बनाए, आर्टिकल भी लिखा है, उन जर्नलिस्ट ने आर्टिकल भी लिखा है, वो उर्दू में आर्टिकल है और उनके वी लॉग्स है, मैं आपको भेज दूंगी। तो वो हाँ, उसके ऊपर अपना लिंक भेज दें। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना वो ये एक इशू खड़ा हुआ था। तो वो और ये बेचारे बाजवा साहब के ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये किसने किए? ये पता नहीं मुझे कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी ने वैसे ही फेक बना दी हो। यहाँ तो सभी की वो इमरान खान हो चाहे आर्मी के लोग हो, ये आजकल यही काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ना बॉर्डर पे कोई खड़ा हो रहा है और ना ही इकोनॉमी कोई देख रहा है, बस यही चला रहे हैं ये लोग। तो इसका मुझे ये कुछ आईएसआई के पास पूरी लाइब्रेरी है क्या सभी की? ऐसे ही लग रहा है आजकल यही काम स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन ये कि कहाँ तक ये वीडियो सही है वो अभी तक पता नहीं लगा है। अच्छा अच्छा। खैर, आजकल तो हम लोगों का काफ़ी एंटरटेनमेंट हो जाता है जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है उसको देख के वो। सर वही तो सर, इमरान खान को भी इमरान खान कहते रहते हैं कि वो मुझे जहर देने वाले हैं, कभी कुछ करने वाले हैं। मैंने कहा हम तो वही दुआ करते हैं आपकी 300 साल की उम्र हो, इसलिए कि आपकी वजह से तो हमारे यूट्यूब चल रहे हैं। आप चले गए तो हम क्या करेंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि इमरान खान जब तक स्टेटमेंट नहीं देते तब तक हमारी तो वीडियो नहीं बन पाती, समझ नहीं आता क्या करें। तो इसलिए होना चाहिए इनको। एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन की बात है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर, हम्म। और अब तो ऐसी नॉर्मल सी चीज़ हो गई। अभी मेरे सामने ट्रिब्यून खुला हुआ है, उसने कहा कि साहब की कोई डीएसपी मार दिया, कोई 4 लोग और मार दिए। जी। और वो तो अब छोटी बात हो गई, एक ब्रिगेडियर को मार दिया और उसके बाद भी कोई किसी तरह की जुम्बिश नहीं। और पिछली बार कुछ लोग इस तरह का जब हुआ था तब तो ज़रबे अज़ब लॉन्च कर दिया गया था। और इस बार तो उस टाइम से मुझे लगता है कि 10 टाइम्स हो गया और फिर भी किसी भी तरह की कोई जुम्बिश नहीं, कोई किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। ठीक है, लोग बाग मर रहे हैं तो फ़ौज के लोग मर रहे हैं, पुलिस के लोग मर रहे हैं तो मरने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं टीटीपी आके कब्ज़ा कर ले तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इतना झगड़ा ही क्यों कर रहे हैं? सीधे-सीधे डूरंड लाइन के को ख़ारिज करके और उसको दे दें अफ़गानिस्तान को, फिर क्या दिक्कत है? नो सर, वो तो अफगानिस्तान के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम शरिया तो पूरी दुनिया में लगाना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तो फिर आप लोग भी तैयार हो जाएं। लेकिन ये कि लेकिन रास्ता तो आपके यहाँ से होके आएगा ना। मैं बताऊँ सर, हमारे लिए बुरा सोच मत सोचें। अगर आप सोचेंगे तो ये सोचें बॉर्डर लगा हुआ है साथ में, और तब मैं वो मजाक नहीं करी, मैं सही बता रही हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तालिबान ने कि हम पूरे मुल्क पूरी दुनिया में शरिया लगाएंगे, सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं। तो सर हमारे से आगे आप ही लोग हैं, अमेरिका तो बहुत दूर है। लेकिन सर हमने बात तो फेंस फेंस बना लिया है बीच में। तो सर उससे कुछ नहीं होता आपके ख्याल से? तालिबान उसको नहीं तोड़ सकते, उसको उड़ा नहीं सकते। जब वो हमें क्रॉस करके उधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। तो वो नहीं, वो कहते मैं गैबों का भतीजा हूँ, कुछ तो करूंगा। तो ये वही वाले हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन नहीं सर, इस किस्म की चीजें तो खैर वो बोलते रहते हैं। मगर ये जरूर है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया। बाकी जहां तक हमारे यहाँ से कोई एक्शन नहीं हो रहा सर, पैसे नहीं है, एक्शन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अभी ओहो! IMF का फंड आएगा तो फिर उसमें से हम कुछ पैसे निकाल के, वैसे भी सर अभी रमजान चल रहा है ना, इस वजह से भी उनको कहा है साइड पे अपना थोड़ा बहुत मतलब जो मार्केट करनी है करते रहो, ईद के बाद देखेंगे। तो सर थोड़ा मतलब अरे तो वो सारे भी होता है बड़े-बड़े ना। ग़ज़वे तो रमज़ान में ही हुए थे। वो सर उस जमाने में हुए थे ना, अभी अभी थोड़ा सा टाइम अच्छा। चेंज हो गया है। सर उस जमाने में जो कुछ हुआ तो जरूरी थोड़ी कि अभी हो, तो अभी थोड़ा सा टाइम चेंज है। हमने उन्हें कहा है ईद तक आराम से बैठो, थोड़ी बहुत मतलब, क्योंकि उनको आदत है मारकाट की। तो कहा भाई थोड़ी बहुत मारकाट तुम करते रहो, थोड़ी बहुत हम करते रहेंगे तुम्हारी। उसके बाद ये कि जरा सा साइड पर हो जाओ, ईद के बाद देखेंगे। सर बात सारी ये कि IMF पैसे देगा तो फिर ही तो कोई ऑपरेशन ये करेंगे। अब आईएमएफ तो ऑपरेशन करेंगे 1.1 बिलियन डॉलर ही तो देगा। 1.1 तो बिलियन सर डॉलर में क्या समथिंग होगा? इज बेटर देन नथिंग, सर सुना होगा आपने, बड़ा पुराना है ये वैसे। लेकिन ये कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है ना, कि जब कुछ भी नहीं कुछ तो दे ना, तो फिर हम उससे छोटी मोटी चीजें तो कर ही लेंगे। तो उसमें जाहिर है कि वो अगर ये ऑपरेशन लॉन्च करना होगा, ऑपरेशन लॉन्च हो जाएगा।
अगर पहले जैसे टीटीपी को पहले पैसे भी देते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, रिकॉर्ड पर है, उनको पैसे देते रहे तो वो फिर बैठ जाते थे जाके थोड़े दिन, उसके बाद वो खा पी के फिर आ जाते थे। तो जब वो पैसे मिलेंगे तो उनको कुछ पैसा भी दे सकते हैं कि भाई ये पैसे ले लो, नहीं तो फिर ऑपरेशन तुम्हारे ऊपर लॉन्च करना पड़ेगा, तो उसके बजाय वही पैसा तुम लोग रख लो। तो फिर वो जाके बैठ जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये चीजें सब की सब जो है वो पैसे से रिलेटेड है और फंड्स है नहीं। और आईएमएफ अभी तक दे नहीं रहा है, बार बार नई कहानियां लेके आ जाते हैं, ये पिछली शर्तें पूरी करते हैं वो नई लगा देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं जाकर कुछ जुगाड़ तो हम लगाएंगे ना, वो हम हमेशा लगाते रहे, पर पुराने वाले काम नहीं आ रहे। मैं तो कह रही हूँ कोई नए ट्राई करने चाहिए आईएमएफ के ऊपर, तो फिर कुछ जैसे होगा। मतलब मुझे क्या पता सर, अब इतना तो सोचना तो इन लोगों का काम है ना, इसलिए कि जो पॉलिसी मेकर थे, पैसा मांगते भी वही है, पैसे रखते भी वही है, पैसा चुराते भी वही है, खा भी वही जाते। और तो फिर आइडिया देने के लिए मैं फ्री में आइडिया क्यों दूं? तो वैसे मैं फ्री में आइडिया बिल्कुल भी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, कुछ नया करें, मतलब वो पुरानी बातों से आईएमएफ वाले, मतलब होता है ना, कितनी बार आप बेवकूफ बनाएंगे पुरानी चीजें बता बता के। तो कुछ नया लेकर आए। तो अब ये है कि जैसे ही फंड मिलेंगे तो फिर शायद ये कोई ऑपरेशन वगैरह वहां लॉन्च करेंगे, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो ब्रिगेडियर एक ब्रिगेडियर को भी इन्होंने मारा था 2-3 दिन पहले, वो न्यूज भी आपने देखी होगी शायद। तो उसमें कहा यही जा रहा है कि वो टीटीपी का काम नहीं लग रहा, एक तो बॉर्डर की दूसरी तरफ था वो, और दूसरा ये कि उसका गला काटा गया है, जो यूजुअली टीटीपी वाले नहीं करते, तो गोलियां वोलियां मारते। तो वो कुछ और लग रहा है, असल स्टोरी नहीं आई है बाहर के क्या है, लेकिन कुछ कोई और बात लग रही, कोई और ग्रुप लग रहा है, या तो टीटीपी में से ही कोई और ग्रुप है या कुछ और है। लेकिन जिस तरीके से उनको मारा गया है, और उसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि काफी चीजें जो है ना वो उसमें ऐसी हैं कि जो डिफरेंट लग रही हैं और समझ में नहीं आ रही अभी। तो यहाँ तो वो जो कहते हैं ना, क्या जब एफएटीएफ का मामला चल रहा था, और उस वक्त ये जो क्रिस्टीन फेयर वगैरह कह रही थी कि पाकिस्तान में तो पूरा एक चिड़ियाघर है, पेटिंग जू, ये नाम लोगों कि यहाँ पे तो टेररिस्ट का पेटिंग जू है। तो वो जो तरह तरह के जो पेट्स पाल रखे हैं आईएसआई ने, उनमें से तो नहीं था कोई? सर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं लोग कि ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन पता नहीं कोई भी हो सकता है। अब जाहिर है पहले शुरू में जब इन्होंने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया था, और उस पे बड़ा चौड़े होके परवेज मुशर्रफ भी बताया करते थे और दूसरे लोग भी, तो वही चीज इनके गले पड़ती जा रही है। वही चीज अब अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रही है। जो पहले लोग डराया करते थे कि मत करो, तुम लोगों को खुद खुद अपने ऊपर आ सकती है, लेकिन अब वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। मगर बात सारी फिर वही है कि इनको सख्ती के साथ इनको हैंडल करना होगा, टीटीपी वालों को। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, वरना तो यही यही चीज चलती रहेगी कि कभी उन्होंने मार दिया, कभी इन्होंने मार दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनमें से किसको शहीद बोलूं, क्योंकि दोनों ही शहीद हैं। वो भी शहीद हैं जो मार रहे हैं, हाँ, और ये भी ये शहीद है। आपने सही बात कही है, बड़ा हाँ, कंफ्यूजन है। ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन शहीद है और किसको हुरे मिलेंगी और कौन ऐसे बैठा रहेगा, तो वो पता नहीं। लेकिन ये कि ये कंफ्यूजन बहुत है, और अभी भी पलट के यही कहा जाता है कि जी हमारा ब्रदर कंट्री है, ब्रदरली कंट्री है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हर इस्लामिक कंट्री को। और ये और बात है कि वो हमें मुंह भी नहीं लगाते, जितना ख्वार हमें ओआईसी की कंट्रीज करती हैं शायद कोई और नहीं करता, क्योंकि जितना पैसा मिलता है वो तो सारी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से मिलता है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। लेकिन हाँ, वो हम जो है वो हाथ जोड़ रहे होते हैं या मिन्नतें कर रहे होते हैं और भाई बता रहे होते हैं इस्लामिक कंट्रीज को, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पूछते। इस वक्त सऊदी अरब जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, यूएई, कतर, कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहा। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना था, तो बस उसी का चूरन बेचे जा रहे हैं। आपको पता है कश्मीर में $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है अमीरात? बिल्कुल, जी जी, वो मॉल वगैरह बन रहा है। हाँ, वो 50 बिलियन में बहुत सारी चीजें होती है, मॉल तो एक छोटी सी चीज है। हाँ नहीं, मॉल वगैरह, वही मैंने कहा, मॉल और कई चीजें बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनका वो एक डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और उसको लेके भी बहुत परेशानी है। उन्होंने कह दिया है पाकिस्तान से कि अब तुम कश्मीर की तरफ नहीं देखोगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अब वहाँ आ गया है। हाँ, और तुम थोड़ा भी कुछ वहाँ पे उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करोगे तो हम तुमको चूरन भी नहीं देंगे। वो ऐसा ही इमरान है, खान साहब को वो चूरन देते थे ना, कौन सा वो सफेद वाला, ऐसा ही है, वही सर, ऐसा ही है वो भी ये जो नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट।
बिल्कुल सर, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना यूएई की तरफ से और बाकी कंट्रीज की तरफ से, यही चीज जो है ना वो अब यहाँ पे जो है वो कहेंगे कि जो लोग क्रॉस कर जाते हैं या जो नॉन स्टेट, सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये उन्हें इन्होंने नाम रखा है, उनको अब इनको रोकना पड़ेगा। और इन्हें चाहे ये इनकी मर्जी से जाते हो चाहे इनकी मर्जी से ना जाते हो, और रोकना भी इनको पड़ेगा, ये ड्यूटी इनकी हो जाएगी। और यही चीज मेरा ख्याल है कि बेहतर हुई है, मगर वही बात है कि वो लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वरना तो आना तो यहाँ भी चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। जबकि माना यह जाता है कि कश्मीर जो है वो स्पेशली वैली, क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैली में जा रहा है, तो जो कश्मीर वैली है वो डिस्टर्ब्ड एरिया माना जाता है, तो वहाँ तो वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो इतना पीसफुल है वहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का आईएसआई ये ले जाए कि अच्छा ठीक है, इनको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने दो, उसके बाद फिर हम इनको ब्लैकमेल करेंगे, या हम जो है तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम हमको चूरन दो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये अब उस लेवल पे जाएंगे। इसलिए कि अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि उनको कंट्रोल करें, उन सिचुएशन को कंट्रोल करें और इस तरह के लोगों को क्रॉस ना करने दें। और इन्होंने जो इतनी सारी खुद बनाई थी, कुछ तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाई थी, कुछ उसमें से नई क्रिएट हो गई। तो अगर इन्होंने 10 बनाई थी तो वो 1000 हो गई हैं। उनको पकड़ना इनके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये कि कोशिश तो की जा सकती है और इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएई हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, या इस तरह के इस्लामिक कंट्री वाले, वो तो बिल्कुल, यूरोपियन तो फिर बहुत मतलब काफ़ी हद तक हम उनको मामू बना लेते हैं, लेकिन ये इस्लामिक कंट्री वाले जो है बहुत सख्त होते हैं। वो तो या हबीबी निकलो, वो तो एकदम से ना मत्था फिर जाता है शेख साहब का। वो तो इनको ना यानी आप सोचिए, हमारे यहाँ एक जमाने में हो सकता है अभी तक होता हो कि बच्चे ये बेच देते थे इनको, अरब्स को, और वो ऊंट की रेस पे ले जाया करते थे और उन बच्चों को ऊंट पे बांध के और दौड़ाया जाता था, और कहते थे कि जी जब वो बच्चा चीखता था डर के तो वो ऊंट और तेज भागता था, उसमें कई बच्चों के हार्ट फेल हो जाते थे और कई तरह की चीजें होती थी। सब पता था फिर भी कर रहे थे, हर तरह से कर रहे थे। तो आपके ख्याल से इनकी हिम्मत, इनकी यकीनन इनकी हिम्मत नहीं होती होगी, आपको ये बात तो अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे कि ये अरब्स को मना कर सकेंगे हम बच्चे नहीं देंगे। वो अपने बच्चे क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे? अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए। और ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ थे पता नहीं, कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने कुछ नहीं कहा और इस तरह से किया गया। अब हमारे यहाँ ये अरब कंट्रीज का बहुत ज्यादा डर, खौफ कह लीजिए या पता नहीं क्या बात है, उनके इनके आगे आवाज नहीं निकलती। अमेरिका के आगे खड़े हो जाते हैं, सऊदी अरब के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं है। जाए ना इसी किस्म की हरकत वहां भी करें, जो अगर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के आगे जाके टायर जलाना शुरू कर देते हैं अगर कुछ हो जाता है। लेकिन अगर सऊदी अरब कोई बात कह दे तो कुछ नहीं होता। सऊदी अरब अगर इसराइल के साथ कहे कि जी मैं मेरी दोस्ती है, तो बिल्कुल आवाज नहीं निकालेंगे। तो ये चीजें जो है ना, ये डबल पॉलिसीज ये अब नहीं चलेंगी। ये अब लोगों को समझ भी आ चुकी है कि यहाँ पर क्या होता है और किस तरह से होता है। जी, आपने सऊदी अरब की बात की, उस पर आएँगे। उससे पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है इस वक़्त इंडिया में, और वो वीडियो वायरल यूँ हो रहा है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि अ, पीओके में, जिसको आप गिलगित-बाल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसमें से वो जगह तो एग्ज़ैक्टली नहीं पता है, और वहाँ पे एक तकरीर हो रही है, और वो जो बंदा बोल रहा है वो कह रहा है कि पाकिस्तान वालों, या तो शराफ़त से एग्ज़िट हो जाओ, नहीं तो हम दिल्ली को कहेंगे। तो वो आपने देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा इत्तेफाक से। तो सर इसके और तो कह देना दिल्ली वालों को, कह दे एक बार, कह के देख लो। ऐसा नहीं है सर, इस तरह के सो कॉल्ड लीडर्स उठते रहते हैं, और ये जरूर है कि बहुत सी गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं कि वहाँ गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ पे उन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते कश्मीर में, और वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मगर आपको पता है कि उधर से दिल्ली वाले भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो भी कुछ नहीं कहेंगे, उनको अपने मतलब आप लोग अपने उसमें लगे हुए वहाँ पे, पता नहीं, नहीं नहीं, कौन सा हम तो कह रहे सरदार। हैं कि जो कुछ होगा आप अपने आप ही कर लोगे, हमें करने की ज़रूरत क्या है? तो वो आपके अपने सर, वो पता नहीं अमरपाल सिंह और पता नहीं क्या क्या आपके अपने आगे जो है ना वो हाँ, वो हाँ, जो प्रॉब्लम हाँ। सॉल्व नहीं होते। नहीं, ये चीज ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलत हो रहा है अमृतपाल उनके तो साथ। बेचारा भागा घूम रहा है, वो तो कहाँ का हाँ, उसको।
नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि अपनी जिसने भी कंट्री खड़ा में किया, कुछ ब्लेम तो आईएसआई के ऊपर ही लग रहा है, जिसने भी हाँ, खड़ा किया उसने ऐसा कच्चा आदमी खड़ा किया कि 1 मिनट में भाग छूटा। हाँ, अब बताइए, ठीक से लेकिन ट्रेनिंग भी नहीं दी उसको, बेचारे को जॉर्जिया भेजा और पता नहीं कहाँ-कहाँ भेजा और तरह-तरह की उसकी ट्रेनिंग दिलवाई और यहाँ आया, उसको जो है वो पूरा फंड किया और पहला ही उससे पुलिस का साहब पड़ा और वो भाग गया। क्या? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, यहाँ तो जोक बन गया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मैं वो नहीं, पंजाबी एक्सेंट मेरे को करेक्टली जो है वो कर नहीं हाँ, पाता पुल्स हूँ, वो पुल्स आ गई, बिल्कुल नहीं, वो बात सही है सर। लेकिन बात सारी ये ना कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर कंट्री में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं कुछ ना कुछ। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो वहां खड़े होके कहे कि दिल्ली वालों को कहूंगा, अच्छा तो कह दो दिल्ली वालों को। लेकिन यहाँ वालों को भी तो सोचना चाहिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि हमने अलग होना है, हाँ, पाकिस्तान से अलग होना है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान वाले हों, चाहे वो बलूचिस्तान वाले हों या कश्मीर वाले हों, तो ये भी तो देखें कि आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहते, इसलिए कि हम उनको उनके राइट्स ही नहीं देते। हमारे यहाँ पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है और पंजाब को ही हर चीज मिलती है। बाकी सारे सूबे, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपी के हो, हर जगह को ये लोग निग्लेक्ट करते हैं। कोई उनकी चीजें सुनते नहीं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको राइट्स नहीं देते, तो फिर यही होगा। इसमें कोई जो है वो नई चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी जो आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट हमने सुने, आर्मी के खिलाफ बातें हमने सुनी, बहुत हर जगह पर पिछले दिनों हो रही थी। तो मेरी एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हो रही थी, अफसार आलम साहब, शायद आप जानते हो। तो उन्होंने कहा कि पहले ये गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सिंध, केपी के, वहां पर हर जगह पर ये प्रोटेस्ट हुआ करते थे, आर्मी को बुरा भला कहा जाता था, ये एजेंसीज को कहते थे। अब वो चीज पंजाब में आ गई है। अब पंजाबी भी कह रहे हैं, पंजाबी भी जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। तो फिर अब इनको दो ही चीजें, इनको या तो सीधा होना पड़ेगा या फिर कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, बस यही होने जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बिल्कुल हर मार्शल लॉ। तरह के प्रोटेस्ट हो रहे। नहीं, मार्शल लॉ का तो अभी भी मार्शल लॉ ही है ना एक तरह का, सामने नहीं है। अब सामने आके बुरा भला सुनने से बेटर है कि सामने पॉलिटिशियंस को रहने दें। लोग कहेंगे जी इन्होंने नहीं किया, पीछे पीछे तो चला तो यही रहे। अब कहते हैं कि जी हम आर्मी कहती है कि हम जी सियासत से अलग रहेंगे, या एजेंसीज कहती है हम नहीं है, मगर लगता तो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी अलग हो पाएंगे। तो ये सामने नहीं आएंगे। सामने आके तो तब किया जाता है ना जब पैसा हो। जब ज़ियाउल था या उससे पहले के जितने मुशर्रफ वगैरह के जो कुछ चल रहे थे मार्शल लॉज, तो उस वक्त पैसा था, ये हालत नहीं थी। अब अगर आ भी गए तो फिर तो डायरेक्ट गालियां पड़ेंगी, जैसे पढ़ तो अभी भी रही है, लेकिन फिर डायरेक्ट बिल्कुल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मार्शल लॉ का कोई चांस है फिलहाल। जी, और सऊदी अरब के बारे में आपने बात कही, तो सऊदी अरब तो एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने जा रहा है। का नाम है हम्म, नियोम, NEOM। हम्म, और वो बना रहा है ऐसी जगह पे जो कि गल्फ ऑफ अकाबा जो हम्म, जाती है वो इज़राइल और सऊदी अरब के बीच से और जॉर्डन के बीच से, और गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी वहाँ के कंजंक्शन पे बना रहा है। तो उसमें उसके हम्म, अक्रॉस एक तो शर्म अल शेख है, दूसरी तरफ वो इज़राइल का एलियाट है। तो ऐसी जगह पे वो बना रहा है और वो पूरा, जहाँ आप सोच सकती हैं कि वो लास वेगस के भी आगे। हम्म। तो अब सऊदी अरब तो उस तरफ जा रहा है नहीं। और हमारा जो है वो, आपका क्या नाम था उसका, चला गया अब, साद रिजवी के बाप का नाम क्या था? जी, खादिम रिजवी, खादिम हुसैन खादिम रिजवी। रिजवी। तो वो तो अब सऊदी अरब को भी काफिर बता रहे हैं। तो अगर सऊदी अरब वाले भी काफिर हो गए तो फिर क्यों इनको हैरत होती है कि साहब की उनके भारत से ताल्लुकात पाकिस्तान से बेहतर है। नहीं सर, देखें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो सऊदी अरब जैसे हुआ, सऊदी अरब में जैसे चेंज आ रहा है या चेंज ला रहे हैं, तो ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। वहां तो हर तरह की पाबंदियां थी, हर तरह का एक चला करता था। तो अगर वो चेंज हो सकता है तो यहाँ भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर भी ये आखिर पे ही पहुंच गए मेरा ख्याल है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलेगा। हो सकता है कि मैंने एक अभी शकील चौधरी साहब से एक गुफ्तगू की थी हम्म, और उसमें उनके सामने ये रखा था कि भाई पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। या तो ये हम्म, प्योर इस्लामिक रहता या प्योर रिपब्लिक रहता, तो चीज़ें ठीक हो सकती थी।
वो ना तो इस्लामिक और रिपब्लिक में आपस में ही क्लैश हो रहा है। सर मुश्ताक अहमद यूसुफी एक हमारे राइटर हुआ करते थे, जी बड़ी हाँ, जी हाँ, ज़बरदस्त उनकी किस्म किताब है के। मेरे पास। अच्छा, बिल्कुल। तो हाँ, वो उन्होंने हिंदी में कहीं ट्रांसलेटेड। कहा था जी, बिल्कुल, तो उन्होंने कहीं कहा था कि कोई शेख उन्हें मिला, अरब उन्हें मिला। उसने कहा कि कलमा तो हमने भी पढ़ा है, लेकिन तुम लोग तो पढ़ के बिल्कुल बावले ही हो गए हो। तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। वो कह रहे हैं कि वो तो हमने भी पढ़ा है अरब अरब कंट्रीज़ ने, लेकिन वाक़ई में हम तो बिल्कुल बावले हो चुके हैं। तो इसी किस्म की चीज़ है, लेकिन वही बात है कि जब बिल्कुल पीक पे कोई चीज़ चली जाती है खराब होने के, तो फिर ठीक होना ही रह जाता है और कोई आगे कुछ कुछ और नहीं बचा होता। तो यही लग रहा है कि अब कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है आगे जाके कुछ चेंज आए, क्योंकि सऊदी अरब हो रहा है, सऊदी अरब की वज़ह से। जी। तो चलिए अब इसको ये बातचीत को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आरज़ू जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू, इस बातचीत के लिए। और थैंक यू। आपका गला और भी तेज़ी से ठीक हो। वैसे तो आज ठीक ही लग रहा बहुत था। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा-सा रह गया है बस। तो थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।